Pakistan 805, you cannot land at any airport in Pakistan and you can proceed outside Pakistan. सर आवाज बोल रहा हूँ जी सर। सर जनरल साहब यहाँ है 805 मस्ट लैंड एयर सर, आप इनसे बात करें। हेलो 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 हाँ हेलो कौन बोल रहे हैं? अकील बोल रहा हूँ। अकील मैं जनरल इफ्तिखार बोल रहा हूँ जी सर। सारे जहाज को आप डायरेक्ट इसको कराची एटीसी के साथ थ्रू कर दें। एटीसी को कांटेक्ट कर लो क्या सर? एयरक्राफ्ट ही विल बी गाइडेड बाय द एटीसी इन कराची। Right sir, but he is saying that he is planning and he said I will let you know. You just tell the pilot to get directly in touch with ATC Karachi. Pakistan 805, I'm getting you in climbing phase out of 120. Request intention. Hello, hello. Sir, land क्यों नहीं कर रहा है सर? ये नहीं वेट कर रहा, वो सीधा क्लाइंब कर रहा है। He said कि I'm trying to set fuel, I'm going up, so I have very little fuel. So he is out of already one. तो ये तो कोई बात नहीं बनी ना, ये मत लैंड एयर लैंड क्यों नहीं कर रहा है? उसको कह रहे हैं वापस आओ, वो नहीं आ रहा। Pakistan 805, turn left heading 240, vectoring for Karachi for landing. You are hereby directed to please land at Karachi airport. The Karachi control tower will guide you. There is no need to divert anywhere. Is that clear? Oh. 12 अक्टूबर 1999 को श्रीलंका के सरकारी दौरे से वापसी पर कराची आते हुए यकायक पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज मुशर्रफ को इत्तला मिलती है कि न सिर्फ उनके तैयारों को कराची में उतरने से रोका जा रहा है, बल्कि पाकिस्तान के वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उनको उनके ओहदे से हटाकर जनरल ख्वाजा जियाउद्दीन को उनकी जगह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पर फाइज कर दिया है। 2 साल के अरसे में पाकिस्तान के आला फौजी क़यादत की ये तीसरी बार तब्दीली थी, लेकिन जनरल ख्वाजा जियाउद्दीन महज चंद घंटों के लिए ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पर बराजमान रहते हैं, क्योंकि जैसे ही इस तब्दीली की खबर मीडिया पर चलती है तो रावलपिंडी से फौजी दस्ते मुल्क के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की तरफ बढ़ने लगते हैं। फौजी दस्ते वजीर आजम को उनके घर में नजर बंद कर देते हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ आखिरी कोशिश के तौर पर निजी राब्ते के जरिए कराची के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को हुक्म देते हैं कि वो जनरल परवेज मुशर्रफ की तैयारी को भारत की जानब भेज दे, लेकिन वजीर आजम का यह मंसूबा बिल्कुल नाकाम हो जाता है, क्योंकि कराची में मौजूद फौजी एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर का घेराव कर लेते हैं। कराची कोर कमांडर जनरल मुजफ्फर उस्मानी कंट्रोल टावर के जरिए जनरल परवेज मुशर्रफ से राब्ता करते हैं और उनको इतला देते हैं कि जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची का कंट्रोल आर्मी के पास है। कुछ ही देर में 111 ब्रिगेड मुल्क भर के रेलवे और रेडियो स्टेशन के साथ साथ पीटीवी को भी अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। आखिरकार जनरल परवेज मुशर्रफ कराची पहुंचते हैं और मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करके पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं। Dear brothers and sisters, your armed forces have never and shall never let you down, inshallah. We shall preserve the integrity and sovereignty of our country to the last drop of our blood. I request you all to remain calm and support your armed forces in the re-establishment of order to pave the way for a prosperous future for Pakistan. नाजरीन, आज की वीडियो में हम इस सारी कहानी के पस मंजर और जनरल परवेज मुशर्रफ की फौजी व सियासी कारकर्दगियों के बारे में तफसील से बात करेंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखिए और अपनी राय खुद कायम कीजिए। दोस्तों, 1947 में पाकिस्तान के बढ़ने के बाद ही से पाकिस्तान सियासी बहरान का शिकार रहा है। आज तक पाकिस्तान में कभी किसी वजीर आजम ने अपनी 5 साल पार्लिमानी मुद्दत पूरी नहीं की और इसके पीछे ज्यादातर या मुबैना तौर पर हमेशा ही पाकिस्तान की फौज का किरदार रहा है। ऐसी सूरत हाल न सिर्फ पाकिस्तान के सियासी बल्कि मुआशी बहरान की भी वजह साबित हुई है। पाकिस्तान की एक खातून सियासतदान आसमा जहांगीर ने इस हवाले से एक बहुत शानदार मिसाल देते हुए कहा कि पाकिस्तान का हाल उस नन्हे पौधे जैसा है जिसे कोई शख्स बार बार जमीन से निकाल कर देखे और हैरत से पूछे कि यह बड़ा क्यों नहीं हो रहा। आज की वीडियो में हम पाकिस्तान की जिस फौजी शख्सियत के बारे में जानेंगे वो पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक बहुत ही अहम बाब है। जब जनरल परवेज मुशर्रफ 11 अगस्त 1943 को बरतानी राज के दौरान दिल्ली में पैदा हुए, वो कराची और इस्तांबुल में पले बढ़े और उन्होंने फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज से रियाजी में आला तालीम हासिल की। वो इंतहाई होशियार और काबिल तालिब इल्म थे। वो 1961 में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में दाखिल हुए और 1964 में बाकायदा पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा बने। उन्होंने 1965 की पाक भारत जंग में सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर शमूलियत इख्तियार की। उसके बाद अपनी तरक्की के मनाजिल तय करते हुए
वो 1990 की तिहाई में मेजर जनरल के ओहदे पर फाइज हुए। पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक अहम मोड़ तब आया जब 1998 में वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ को 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की देने के बाद पाकिस्तान के फौजी क़यादत का सरबराह मुकर्रर कर दिया। इस तकर्री के बाद आइंदा साल 1999 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर के एक कारगिल नामी जिला में जंग हुई, जिसे इसी इलाके की निस्बत से कारगिल के मार्के का नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान के वजूद के फौरन बाद से आज तक कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक मुस्तकिल तनाज़ा रहा है। इससे पहले 1948, 1965 और 1971 में भी दोनों ममालिक इसी तनाज़ुर में मद्दे मुकाबिल आ चुके थे। 1971 की झड़प के बाद दोनों ममालिक ने बारी बारी एटमी हथियारों के कामयाब तजर्बे किए और 21 फरवरी 1999 में लाहौर डिक्लेरेशन के नाम से एक मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान तय पाया, जिसके तहत दोनों मुल्क खित्ते में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने और कश्मीर के मसले को बाहमी ताउन के साथ हल करने के पाबंद करार पाए। इस मुआहदे के लिए भारतीय वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी एक बस के जरिए वाघा बॉर्डर से लाहौर आए। पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया और फौजी दस्तों ने गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। उसके बाद कारगिल के मार्के का आगाज तब हुआ जब मई 1999 में पाकिस्तानी फौजी दस्ते चुपके से मुतनाज़ा इलाके में दाखिल हुए। 3 मई 1999 को कुछ मुकामी गडरियों ने इस पाकिस्तानी दरअंदाजी की तस्दीक की और 5 मई को भारत की जानिब से जवाबी कार्रवाई के लिए फौजी दस्ते रवाना हुए। 9 मई को दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान शदीद गोलाबारी का तबादला हुआ और 15 मई को भारत ने वादी कश्मीर से मजीद फौजी जवान जिला कारगिल में जंग में शिरकत के लिए भेजे। 26 मई को भारत ने पाकिस्तानी दरअंदाजी वाले इलाकों में हवाई हमले शुरू किए और 27 मई को पाकिस्तानी फौज ने 2 भारतीय जंगी जहाज मार गिराए। उन 2 जहाज़ों में से एक पायलट फ्लाई लेफ्टिनेंट कंपनी नचकीता को जंगी कैदी के तौर पर जिंदा पकड़ लिया और बाद अज़ां 3 जून को रिहा कर दिया गया। 28 मई को पाकिस्तानी फौज ने एक और भारतीय जंगी तैयारा तबाह कर दिया, जिसमें मौजूद 4 फौजी मारे गए। 9 जून को भारतीय फौज ने 2 इलाकों का कब्जा वापस ले लिया। इस शदीद तनाव के मौके पर अमरीकी सदर बिल क्लिंटन ने पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से रब्ता किया और उनको कारगिल से पाकिस्तानी फौज को फौरन वापस बुलाने के लिए मजबूर किया। बिल आकर 29 जून को पाकिस्तान के वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तानी फौज को मकबूजा कश्मीर के इलाके से वापस आने का हुक्म दे दिया और 5 जुलाई को वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने इस जंगबंदी का बाकायदा ऐलान कर दिया। 14 जुलाई को भारत ने सारे मोर्चों का कब्जा वापस ले लेने के बाद इस मार्के में अपनी फतह का ऐलान कर दिया। 26 जुलाई को भारत ने भी मुकम्मल जंगबंदी का ऐलान कर दिया। जनरल परवेज मुशर्रफ कारगिल के मार्के के पीछे सरकर्दा हिकमत अमली साज थे। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के अचानक जंग की हमायत रोक देने के फैसले ने पाकिस्तानी फौज को काफ़ी नाराज़ कर दिया। इसके फौरन बाद मुमकिना बगावत की अफवाहें उभरने लगी। जनरल परवेज मुशर्रफ और वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के दरमियान असल तनाज़ा ये था कि कारगिल के मार्के और फिर बिलाखिर पाकिस्तान के पीछे हटने का जिम्मेदार कौन था। दूसरी तरफ कुछ सीनियर आर्मी ऑफिसर्स के मुताबिक कारगिल का मंसूबा अपने तसव्वुर, हिकमत अमली और अमल दरामद के लिहाज से नाकिस था। वज़ीर-ए-आज़म के साथ आखिरी मुलाकात के दौरान जनरल परवेज मुशर्रफ को कारगिल के मार्के से रूनुमा होने वाले नताइज की वजह से प्रिंसिपल मिलिट्री इंटेलिजेंस के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल जमशेद गुलजार कियानी की जानिब से शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का मौक़िफ़ यह था कि यह ऑपरेशन उनकी लाइल्मी में वाक़या हुआ था, उनको इस हवाले से आगाह नहीं किया गया था। ताहम ऑपरेशन से पहले और बाद में जो तफसीलात वज़ीर-ए-आज़म को दी गई थी वो मंजर आम पर आ गई। जनरल परवेज मुशर्रफ के ज्वाइंट स्टाफ हेड क्वार्टर के फौजी हुकाम ने मुमकिना बगावत की तवक्को में सितंबर 1999 के आखिर में इलाकाई कोर कमांडर से 3 मुलाकातें की। जनरल परवेज मुशर्रफ और वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के दरमियान इख्तिलाफात की खबरों को खामोश करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने 30 सितंबर 1999 को जनरल परवेज मुशर्रफ की फौजी क़यादत के सरबराह के तौर पर बकिया 2 साल की मुद्दत पूरी करने की बाकायदा तस्दीक कर दी। उसके बाद अगले माह अक्टूबर के आगाज में श्रीलंका की फौज की 50वीं सालाना तकरीब में उनके आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल CS वीर असूरिया ने जनरल परवेज मुशर्रफ को श्रीलंका आने की दावत दी। जनरल परवेज मुशर्रफ इस दावत पर सरकारी दौरे के तौर पर चले गए, लेकिन 12 अक्टूबर को इस दौरे से वापसी पर वो हैरानकुन हादसा पेश आ गया, जिसका जिक्र हमने वीडियो के आगाज में किया था। उसी दिन पाकिस्तान की तारीख का 4था मार्शल लॉ नाफिज हो गया। इससे पहले 7 अक्टूबर 1958 को जनरल सिकंदर मिर्जा, 25 मार्च 1969 को जनरल याहिया खान और 5 जुलाई 1977 को जनरल ज़ियाउल हक पाकिस्तान की अवामी राय के जरिए से मुंतखब शुदा हुकूमत को गिराकर मुल्क को मार्शल लॉ की आग में धकेल चुके थे।
अलबत्ता जनरल परवेज मुशर्रफ मार्शल लॉ के इस्तिलाह के शदीद मुखालिफ थे। उनका कहना था कि यह मार्शल लॉ नहीं है बल्कि जमहूरियत की तरफ से एक मुतबादिल रास्ता है। 14 अक्टूबर को बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक मतनाज़ा अबूरी हुक्मनामे के जरिए पाकिस्तान के आइन को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ जनरल परवेज मुशर्रफ वाले त्यारे में मौजूद तमाम मुसाफिरों की जिंदगियों को खतरे में डालने का मुकदमा चलाया गया। ये मुकदमा मार्च 2000 में इस्तिदाद दहशतगर्दी की अदालत में चला। नवाज शरीफ पर संगीन गद्दारी के इल्जामात भी लगाए गए, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल नंबर 6 के तहत उनको फांसी दी जा सकती थी। दोस्तों, यहाँ मैं इस आर्टिकल 6 के बारे में आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान के आइन के इस आर्टिकल के मुताबिक कोई भी शख्स जो ताकत के इस्तेमाल से या किसी भी दूसरे गैर आइनी तरीके से आइन को मनसूख या तखरीब करता है या मुअत्तल करता है या इल्तवा में रखता है या ऐसे करने की कोशिश करता है या साजिश करता है या इसे करने वाले किसी शख्स की हमायत करता है, वो संगीन गद्दारी का मुजरिम है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमतों ने नवाज शरीफ का जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा हाल होता हुआ देखा तो जनरल परवेज मुशर्रफ को दबाव दिया कि वो नवाज शरीफ को जला वतन कर दें। चुनांचा इससे पहले कि नवाज शरीफ को सजाए मौत होती, वो एक मुआहदे के जरिए अपने खानदान समेत दिसंबर 2000 में सऊदी अरब चले गए। 2001 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने खुद सदर बनने के लिए सदर रफीक तारड़ को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया और फिर बिल आखिर 20 जून 2002 को उन्होंने अपने आप को पाकिस्तान का सदर मुंतखब कर लिया। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने जनरल परवेज मुशर्रफ को 12 अक्टूबर 2002 तक आम इंतखाबात करवाने का हुक्म दे दिया, जिस पर अमल दरामद करते हुए उन्होंने अक्टूबर 2002 में साफ और शिफाफ आम इंतखाबात करवाए। जनरल परवेज मुशर्रफ ने इन इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का साथ दिया ताकि वो 2004 के सदारती इंतखाबात में उनको फिर से सदर बना सके। मुस्लिम लीग काफ ने इंतखाबात जीतकर ज़फ़रुल्लाह जमाली को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया। 2 साल के बाद जब ज़फ़रुल्लाह जमाली ने वज़ारत उज़्मा से इस्तीफा दे दिया तो शौकत अजीज़ को उनकी जगह वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया। शौकत अजीज़ इस ओहदे के लिए काफ़ी मौजू साबित हुए। जनरल परवेज मुशर्रफ की सदारत में पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा लिबरल ताकतों को कौमी सतह पर अहमियत दी गई। जनरल परवेज मुशर्रफ ने कई सकाफती पॉलिसियों पर नवाज शरीफ की हुकूमत की जानिब से आयद की जाने वाली पाबंदियों को ख़त्म किया और काफ़ी निजी मीडिया चैनल्स को लाइसेंस जारी किए। उनके दौर में भारतीय टेलीविज़न चैनल की नशरियात भी बहाल कर दी गई। पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो गई और आवाम खुशहाल हो गई। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में होने वाले मुबैना तौर पर अफगानिस्तान में मुकीम तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन के लिए जनरल परवेज मुशर्रफ ने अमरीकी फौजियों को पाकिस्तान के फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी, लेकिन यह फैसला पाकिस्तान की तारीख के चंद सबसे बड़ी गलतियों में से एक साबित हुआ। इस फैसले के नतायज बाद में पूरे पाकिस्तान में सैकड़ों दहशतगर्दी के वाक़यात की सूरत में रूनुमा हुए। हज़ारों बेगुनाह शहरी इन हमलों में लुकमा अजल बने। ये हमले कई सालों तक जारी रहे और फिर रद्दुल फिसाद और ज़रबे असब जैसे ऑपरेशन की बरकत से इन हमलों में कमी आ गई। जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने दौर में भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने की काफ़ी कोशिश की। 2001 में भारत में आने वाले एक ज़लज़ले के मौके पर जनरल परवेज मुशर्रफ ने इमदादी सामान से भरा हुआ एक त्यारा भारत भेजा। 2004 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने मसला कश्मीर के हवाले से भारत के साथ गुफ्तगू का एक सिलसिला शुरू किया, लेकिन बदकिस्मती से कश्मीर का मसला आज भी अपने हल का मुंतज़िर है। 27 फरवरी 2001 को इस्लामाबाद में किसी दावत पर जनरल परवेज मुशर्रफ ने एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की बहुत तारीफ की और ज़ाती तौर पर उनको हुकूमत के मशीर साइंस मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी, लेकिन 2004 में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को उनके ओहदे से फारिग कर दिया गया और ऐसा जाहिर किया गया कि जैसे पाकिस्तान की हुकूमत जोहरी सरगर्मियों से ला इल्म है। पाकिस्तान के एक साफ़ी ज़ायद मलिक के मुताबिक जनरल परवेज मुशर्रफ और उनकी फौजी एस्टेब्लिशमेंट ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के खिलाफ कार्रवाई अमरीका और दीगर मगरबी कुव्वतों के साथ वफादारी निभाने के लिए की। इस वाक़े के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ की अवामी शोहरत कम होने लगी और वो तनकीद का निशाना बनने लगे। जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत मजीद कमज़ोर और तनकीद का शिकार तब हुई जब लाल मस्जिद के मुआसरे वाला वाक़या पेश आया। ये मस्जिद इस्लामाबाद में वाक़या है। इसके करीब जामिया हिफ्सा नामी लड़कियों का एक मदरसा मौजूद था, जो दुनिया का सबसे बड़ा ख़वातीन का इस्लामी तालीमात का मदरसा था, जिसमें 6000 से ज़्यादा तालबात ज़ेर तालीम थी। जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने तालिबान के खिलाफ जंग में अमेरिका का साथ देने का ऐलान किया तो इस मस्जिद के हुकाम ने इस फैसले की शदीद मजम्मत की। ये मदरसा 1992 में मौलाना कारी अब्दुल्ला ने कायम किया था, जिनके कत्ल के बाद उनके 2 बेटे इस मदरसे को चलाते थे। इस मदरसे और लाल मस्जिद में होने वाले खुतबों और तकरीरों में
जनरल परवेज मुशर्रफ को कत्ल की धमकियां दी जाने लगी। 2006 और 2007 के इब्तदाई निसफ के दौरान इस मस्जिद के हुक्काम ने हुकूमत पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वो मुल्क में इस्लामी शरीयत का निफाज करे और अमेरिका का साथ देना छोड़ दे। इसके अलावा उन्होंने इस्लामाबाद में तमाम गैर इस्लामी सरगर्मियों वाली जगहों पर हमले करने शुरू कर दिए। उन्होंने कुछ चीनी मसाज सेंटर पर काम करने वाले चीनी शहरियों को भी पकड़ लिया, जिसकी वजह से चीनी हुकूमत ने पाकिस्तान की हुकूमत पर इस मसले को हल करने के लिए दबाव देना शुरू कर दिया। आखिरकार जुलाई 2007 में इस मस्जिद और मदरसे का मुआसरा किया गया, जो 3 से 11 जुलाई तक जारी रहा। इस दौरान मुज़ाकरात की काफ़ी कोशिश की गई, जो कि नाकाम रही। पाकिस्तान की आर्मी के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप ने हमला करके मस्जिद और मदरसे पर कब्जा कर लिया। मजहबी शिद्दत पसंदों की जानिब से इस कार्रवाई की पुरजोर मजम्मत की गई। अलबत्ता मीडिया पर 2 तरह की राय कायम की जा रही थी। कुछ मीडिया चैनल्स का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई बहुत ज़रूरी थी, जबकि कुछ मीडिया चैनल्स का मानना था कि ये सब भी अमेरिका को खुश करने के लिए किया गया है। इसके अलावा जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में मुबैना तौर पर अमेरिका की खुशनुदी के लिए ही अफगानिस्तान के मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ़ को पेशावर में अमेरिकी हुकाम के हवाले कर दिया गया। मशहूर पाकिस्तानी न्यूरो साइंसदान आफिया सदीकी के मामले ने भी जनरल परवेज मुशर्रफ के अवामी साख को काफ़ी मुतासिर किया। जनरल परवेज मुशर्रफ पर कई कातलाना हमले किए गए जो नाकाम रहे। सन 2000 में हरकतुल मुजाहिदीन आलमीन के एक फर्द कामरान आतिफ ने जनरल परवेज मुशर्रफ के कत्ल की कोशिश की। कामरान आतिफ को 2006 में फांसी दे दी गई। इसके अलावा जनरल परवेज मुशर्रफ पर 14 और 25 दिसंबर 2003 को खुदकश धमाकों के जरिए कातलाना हमले किए गए, जिनके पीछे मशहूर दहशतगर्द अमजद फारूकी का हाथ था, जिसे 2004 में मार दिया गया। जनरल परवेज मुशर्रफ 6 जुलाई 2007 को भी एक कातलाना हमले से बच निकले। 18 अगस्त 2008 को जनरल परवेज मुशर्रफ ने इस्तीफा का ऐलान कर दिया और अगले रोज उन्होंने टेलीविजन पर 1 घंटे की तवील तकरीर में अपने 9 साल इक़्तिदार की वजाहत पेश की। मुल्क और कौम के खातिर For the good of the country, I have decided to resign from my post. मुस्ताफी होने की का फैसला My resignation will reach this. 63% पाकिस्तानी अवाम ने उनके मुस्ताफी होने के फैसले पर रजामंदी का इजहार किया, जबकि महज 15% अवाम ने इस फैसले पर नाखुशी का इजहार किया। 23 नवंबर 2008 को जनरल परवेज मुशर्रफ जलावतनी इख्तियार करते हुए लंदन चले गए। उसके बाद उन्होंने मशरिक़ वुस्ता, यूरोप और अमरीकी के तकरीरी और लेक्चरशिप के दौरे किए। बैनुल-अक़वामी अवामी राब्ते की एक अमरीकी कंपनी के सदर के मुताबिक जनरल परवेज मुशर्रफ सफरी खर्च और VIP इंतजामात के अलावा एक दिन की तकरीर का 1.5 से 2 लाख अमरीकी डॉलर मुआवजा लेते थे। 2013 के इंतखाबात में फिर से सदर बनने के लिए 24 मार्च 2013 को जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान आए, लेकिन वो इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए नाअहल करार दे दिए गए। 18 अप्रैल 2013 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जनरल परवेज मुशर्रफ को 2007 में कुछ जजों को गिरफ्तार करवाने के जुर्म में गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। 26 अप्रैल 2013 को जनरल परवेज मुशर्रफ को गिरफ्तार कर लिया गया। 25 जून 2013 को जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ मजीद 2 मुकदमात दर्ज कर दिए गए। पहला केस आइन को तोड़ने और मुअत्तल करने का था और दूसरा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की साजिश का था। 2 सितंबर 2013 को जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ 2007 के लाल मस्जिद वाले वाक़े के हवाले से भी FIR दर्ज कर दी गई। 18 मार्च 2016 को जनरल परवेज मुशर्रफ को तिब्बी ज़रूरियात के पेश नज़र मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दे दी गई। फिर जनरल परवेज मुशर्रफ इलाज के लिए दुबई चले गए। अक्टूबर 2018 में पहली मरतबा मीडिया पर जनरल परवेज मुशर्रफ की बीमारी के बारे में बताया गया। वो लंदन और दुबई के अस्पतालों में ज़ेरे इलाज रहे। जनरल परवेज मुशर्रफ की सियासी जमात का कहना था कि वो मुकम्मल सेहतयाब होने के बाद वतन वापस आएंगे। 31 अगस्त 2017 को रावलपिंडी की इस्तदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जनरल परवेज मुशर्रफ को बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के केस में मफरूर करार दे दिया और उनके पाकिस्तान में जायदाद और बैंक अकाउंट जब्त करने का भी हुक्म दे दिया। 17 दिसंबर 2019 को एक खसूसी अदालत ने उन्हें गद्दार करार दे दिया और नवंबर 2007 में आयन को मनसूख करने और मुअत्तल करने के जुर्म में पाकिस्तान के आयन के आर्टिकल नंबर 6 के तहत उनकी गैर हाजिरी में उनको मौत की सज़ा सुना दी। इस खसूसी अदालत के एक जज जस्टिस वकार अहमद सेठ ने कहा कि अगर परवेज मुशर्रफ फांसी की सज़ा से पहले मर जाए, उसकी लाश को तख्तादार पर लटका दिया जाए। वह पाकिस्तान के पहले आर्मी जनरल थे जिनको सजाए मौत सुनाई गई। अलबत्ता जनरल परवेज मुशर्रफ ने इस फैसले को चैलेंज किया और 13 जनवरी 2020 को लाहौर हाई कोर्ट ने जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ सजाए मौत को कालादम करार देते हुए कहा कि इस मुकदमे की समाअत करने वाली खसूसी अदालत गैर आइनी थी।
अदालत ने मजीद कहा कि जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई सियासी तौर पर मुहर्रक थी। इसके अलावा अदालत का कहना था कि संगीन गद्दारी और आइन को पामाल करने के जराए मुश्तरका जुर्म है जो महज एक फर्द के जरिए नहीं किए जा सकते। जनरल परवेज मुशर्रफ ने 28 दिसंबर 1968 को कराची की एक खातून से शादी की और उनकी एक बेटी और एक बेटा है। रवां साल 5 फरवरी 2023 को जनरल परवेज मुशर्रफ ने 79 साल की उम्र में दुबई में वफात पाई। 6 फरवरी को उनकी मैयत दुबई से कराची लाई गई। पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अफराद ने जनरल परवेज मुशर्रफ को गद्दार कहते हुए उनके जनाजे में शिरकत से इनकार कर दिया। 7 फरवरी को कराची में उनके नमाज जनाजा अदा की गई और उन्हें फौजी एजाज के साथ फौजी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। जनरल परवेज मुशर्रफ ने 2006 में अपनी स्वानिया पर अंग्रेजी जुबान में एक किताब भी तसनीफ की। इन द लाइन ऑफ फायर आम्यूर है। इस किताब का उर्दू, हिंदी, तमिल और बंगाली जबानों में भी तर्जमा किया गया है। इसके उर्दू तर्जमे का नाम सबसे पहले पाकिस्तान रखा गया। जनरल परवेज मुशर्रफ की सारी जिंदगी मुतनाज़ा, यादगार और तारीखी वाक़या से इबारत है। उनके चाहने वाले उनको एक मसीहा कहते हैं और उनके इक़्तिदार में किए जाने वाले इक़दामात की तारीफ करते हैं, जबकि दूसरी जानब उनके नाक़दीन की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है। आप इस हवाले से अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।